हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन पे। आज मैं ऑन पब्लिक डिमांड डिस्कस करने वाला हूँ ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने हाईलाइट किया था कुछ रिस्क और उसमें भी एक एनालिसिस है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि एक क्वार्टर पहले इस फार्मा में क्या हो रहा था, इस स्टॉक में क्या हो रहा था, सो दैट यू कैन लिंक टू दिस वीडियो and you can link to the what is exactly happening in Gland Pharma at a ground level. But आज मैं सिर्फ ground level की बात नहीं करूंगा because things which are driving this stock down are not inside the company. हम अगर 2022 की बात करें तो ये ईयर एक यूनिक ईयर रहा है। इसके पहले 2021 वाज अ ईयर जहां पे प्राइस पे अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक वैल्यू या प्राइस टू सेल्स वैल्यू, ये सब मल्टीपल्स जो है वो एक्सपैंड हो रहे थे। फ्रॉम 2020 के बेस से 21 में एक्सपैंड हुआ एंड 22 वाज अ ईयर ऑफ मल्टीपल कंट्रैक्शन। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो मल्टीपल जो है ग्लोबल लेवल पे 23% तक कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यानी अर्निंग ग्रोथ अगर 5% की है फिर भी स्टॉक ने 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी 17 प्लस 5 23% का मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सो ये मैं पी रेशियो की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट में भी ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन 6% का है, बट ये नंबर 6% doesn't look that big while comparing it with global average of 23%. बट अगर हम इमर्जिंग मार्केट में भी इंडिया को देखें तो इंडिया हैज डन वेल ओवर पास्ट 2 years, बट इसमें फार्मा सेगमेंट जो है उसने कैसा किया है ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज कंपनी डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। उसके पीयर सेट में जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन को ड्राइव करती हैं। वैल्यूएशन मल्टीपल को जरूर घटा या बढ़ा सकती हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। then you should avoid sectors जहां पे in general बहुत सारे stocks 40-50 P range पे बैठे हुए हैं because multiples can contract. These valuation multiple P multiple can contract. So we have to figure out कि मैं 30-40 P के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां पे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी कम है। So let's have a view। अभी एक पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में फार्मा में ग्लैंड फार्मा के जो पीयर सेट है जैसे रिवीज लैब हो गया या फिर डॉक्टर रेड्डीज या लॉरेंस लैब ने कैसा परफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन चारों कंपनीज की पीई की चार्ट है। दीज आर नॉट स्टॉक प्राइसेस बट पीई रेशियो का चार्ट प्लॉटेड है जो screener.in से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज वाज अवेलेबल एट 35 पीई 6 months डाउन द लाइन, बट अभी वो 24 पीई पे है। वहीं लॉरेंस लैब जो है वो 40-45 के रेंज में पीई पे चल रहा था, अभी वो इट हैज कम डाउन टू 24 पीई। सिमिलर इज द केस विद मार्केट लीडर्स लाइक डिवीज लैब जो 50-60 के पीई पे था, अभी वो 30 के पीई पे अवेलेबल है। सो ग्लैंड इज बीइंग नो एक्सेप्शन, वो भी 50-55 के पीई पे था बिकॉज इसके नंबर सिमिलर थे डिवीज लैब की तरह, इनके नंबर भी अच्छे आ रहे थे और अभी ये 24 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है। डीवी जैसे मार्केट लीडर में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वैसे ही इनकी भी पी मल्टीपल में एक बहुत ही मेजर ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसका मेजर रीजन इज द मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन। सो सेकंड रीजन में जाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं कि बहुत बार आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू वांट टू नो द वेदर द कंपनी एंजॉयज अ मोट यानी कि यूनिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो उस कंपनी को डिफरेंशिएट करती है। आपके पास 4000 कंपनी की लिस्ट है, आप किसी एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं देन यू शुड मेक श्योर दैट दिस कंपनी इज यूनिक इन सम एक्सटेंट। यानी उसके पास कोई एक कॉम्पिटिटिव लेवरेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो जिसके कारण वो अच्छा आउट परफॉर्म करेगी मार्केट को। तो इसी यूनिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को मोट कहा है वॉरेन बफेट ने। तो वॉरेन बफेट ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जिन कंपनी में मोट होता है उनमें कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर किस रेंज में होते हैं। तो उस चीज को मैंने पैरामीटराइज कर दिया है और आपकी जानकारी के लिए मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूं नेक्स्ट संडे को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ सो दैट यू गेट हैंड ऑफ दिस एक्सेल टेम्पलेट जो आपको बता देगा कि कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं है। तो आपको दूसरों से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि डू यू थिंक एशियन पेंट्स हैव मोट और नॉट। यू कैन जस्ट गो टू screener.in वेबसाइट पे जाएं और ये टेम्पलेट अपलोड करें और within next 1 second you will get to see whether any company
उसके पास मोट है या नहीं है, बिकॉज दिस एक्सेल विल कैलकुलेट इट फॉर यू, बिकॉज मैंने उसको पैरामीटराइज कर दिया है। तो साधन मोड कैलकुलेटर इज देयर, सो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. So coming back to the point number 2, which is also not related to business of the company, but it is linked to the shareholding of the company. Before we go to the shareholding, we should know the history of the company. Historically, it has been controlled by private equity funds. So अभी last जब Fosun Pharma ने जब खरीदा, promoters have sold 86% of their stake and roughly 10% of the stake they kept with themselves. तो वो 10% जो है IPO के समय घट करके 6% हो गया था, और promoter का stake जो 74 था फोसून का, वो भी घट करके 58% हो गया, जो कि आज के डेट में भी मेंटेन है. तो 58% पे promoter is maintaining, but this guy which is not a promoter anymore is classified as retail. उसने अपनी शेयर होल्डिंग को बेचना शुरू किया. मार्च 2022 में रिटेल एंड अदर्स की शेयर होल्डिंग जो 18.8% थी, वो घट करके 14% हो गई है. तो रफली 4 and 5% का जो डिफरेंस है, that is coming because of a erstwhile promoter selling his stake in open market. और कभी भी अगर एक बल्क डील होती है इन ओपन मार्केट, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो प्राइसेस क्रैश करती हैं. तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ग्लैंड सेल्सियस बायो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि erstwhile प्रोमोटर थे, उनके पास 6% था. उन्होंने उसको उस अपनी होल्डिंग को अपेरेंटली ट्रांसफर किया इन निकोमैक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास 5.8% था एज पर मार्च 22 नंबर्स. बट उन्होंने जून वाले क्वार्टर में रफली 1721 करोड़ का वर्थ स्टॉक, which tantamount to roughly 3% stake सेल कर दिया in a single day. और स्टॉक 3200 पे था, वहां से there has been a steep discount, मेजर सेलिंग हुई, क्योंकि उसके बाद ही लोगों ने उसमें सेल किया है. बट 21 अप्रैल was the day जहां पे उसके बाद से because of this entity selling it the stake at 3%, मार्केट में शेयर की सप्लाई काफी बढ़ गई, उसके कारण ये प्राइसेस धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई. ये जो निकोमैक थी, उसकी शेयर होल्डिंग अभी 1.2% के करीब है. तो उन्होंने रफली 5% तक का माल बेच दिया है. तो अभी भी रिस्क है, बट सिर्फ 1.2% तक का ही है. बट उसने एक बहुत ही बड़ा डैमेज कर दिया है स्टॉक में. सो दैट इज द नंबर 2 फैक्टर, जिसके कारण ये स्टॉक अच्छा नहीं कर पाया. और एक्चुअली वो स्टेक अपेरेंटली म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया, बिकॉज आप होल्डिंग को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है 14% से बढ़ के 18% हुई है ओवर द ईयर. So institutions are buying it, but a non-institution retail selling it. So basically क्या हो रहा है कि मार्केट में क्राउड आउट हो गया है because of a huge supply of shares in the market. तो ये 2 फैक्टर्स हो गए. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है. पहले ये रिस्क जो है कहीं कहीं पे हाईलाइट हो भी गया था टू सर्टेन एक्सटेंट, टू मी ऑल्सो. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि कंपटीशन जो है इस मार्केट में कम होगा, बिकॉज स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना इज वेरी टफ जॉब. एंड इवन सन फार्मा एंड स्ट्राइड फार्मा डिडंट वेंचर इनटू इंजेक्टेबल स्टेराइल फैसिलिटीज. सो मुझे लग रहा था कि इनके पास एक मोट है. बट ओवर द पीरियड जब यूएस मार्केट में इंजेक्टेबल्स मार्केट में इतना ज्यादा जो मार्जिन अच्छा मिल रहा था, तो बहुत सारे कंपनीज ने अपने स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है. ग्लोबल कंपनीज, नॉट इन मेनी इंडियन कंपनीज आई नो ऑफ. बट इसके कारण मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है, और पर्टिकुलरली ऑन्कोलॉजी में, बिकॉज श्रीनिवास साधु जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है, ही हैज सेड दैट बिकॉज ऑफ कंपटीशन वी कुड नॉट गेट टू दोज वॉल्यूम्स. बेसिकली क्या हुआ है कि वॉल्यूम डीग्रोथ हुआ है बाय 6-7% बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन. तो इस वॉल्यूम डीग्रोथ को मैनेज करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. पहले नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे तो उन्हें 75-80% का मार्जिन मिल जाता था शुरुआत के 1-2 सालों में. बट आज के डेट में वो मार्जिन घट करके 60-65% हो गया है. यानी कि 15%, 10% का मार्जिन जो है, जो बेनिफिट पहले मिलता था इन इंजेक्टेबल, वो अब इन्हें नहीं मिल रहा है. सो इसके कारण ये जो वॉल्यूम डीग्रोथ हुआ है उसको वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस से कॉम्पनसेट भी नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स द ट्रबल विद दिस कंपनी. इसका सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस कंपनी की जो ओल्ड प्रोडक्ट है वहां पे इनके मार्जिन इरोड नहीं हुए. जैसे हेपरिन है, हेपरिन में इनकी जो मार्जिन थी वो 52% से ज्यादा उनकी ग्रॉस मार्जिन थी, वो उन्होंने मेंटेन कर रखी है. इसीलिए इनकी मार्जिन प्रोफाइल जो है वो बहुत ही मार्जिनली डिटोरिएट हुई है. तो वो 54% से 52% का ग्रॉस मार्जिन पे वो ओवरऑल आए हैं. तो इसका मतलब ये है कि इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो उनको उसी मार्जिन पे डीलिंग हो रही है. दैट इज अ गुड टेक अवे. erstwhile बिजनेस इज डूइंग गुड, बट न्यू प्रोडक्ट्स में इनको उतना नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं.
और वॉल्यूम डीग्रोथ जो हुआ है बिकॉज ऑफ राइज इन कंपटीशन इन ऑन्कोलॉजी पर्टिकुलरली, उसके कारण ये कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, ग्रोथ नहीं आ रहा है। सिरिंजेस शॉर्टेज थी इस यूएस में और उसके कारण सिरिंजेस अवेलेबल नहीं थे, तो फुल प्रोडक्ट जो होता है उसमें सिरिंजेस आर इंपॉर्टेंट पीस, तो सिरिंजेस सप्लाई शॉर्टेज होने के कारण इनको कहीं और से खरीदना पड़ा है हाई कॉस्ट, सिंस डिलीवरी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सप्लाई टू यूएस बेस्ड जीपीओ जो जनरल प्रोक्योरमेंट ऑफिस होते हैं जो कि बल्क बायर हैं, तो उनको ऑन टाइम डिलीवरी देनी होती है। तो एयरलिफ्ट करके जो उन्होंने इनकर किया कॉस्ट, उसके कारण 2-3% का इनको लॉस हुआ है। दैट्स व्हाई इनकी मार्जिन थोड़ी सी श्रिंक हुई है फ्रॉम 54 to 52% बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड सप्लाई चेन ट्रबल्स। अभी भी एक स्टॉपर यूज होता है, एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसके कारण भी एक बॉटलनेक थोड़ा सा बना हुआ ही है। सो सप्लाई चेन पे ये कंपनी उतनी अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रही है। दैट इज माई टेक अवे फ्रॉम लास्ट 2 quarters itself. But I think these supply chain troubles are over now. सो मेजर इशू जो है कंपटीशन का बच गया है। तो एक और चीज थी जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि जो है वो चाइना में ये एंट्री करेंगे बिकॉज फॉर्चून फार्मा इज देयर स्पॉन्सर। बट रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जो प्रिंट मीडिया में ऐसे न्यूज आए हैं जिसमें फॉर्चून फार्मा इज ट्राइंग टू सेल दी स्टेक टू समबडी एल्स, टू प्राइवेट इक्विटी फंड्स प्रोबेबली। सो जब प्रमोटर इज ट्राइंग टू सेल इट स्टेक, 58% स्टेक सेल करने का एक ओवरहैंग स्टॉक में बिल्ट इन है, इसीलिए स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो प्रमोटर बेचेगा या नहीं बेचेगा, दैट इज स्टिल ओपन क्वेश्चन बिकॉज ऑफिशियली ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है। एक वो ओवरहैंग के कारण भी स्टॉक कहीं आगे नहीं जा रहा है। एक अच्छी चीज जो इस स्टॉक में हुई है वो ये कि कंपनी के पास रफली 3000 करोड़ का कैश था और कंपनी कुछ को यूज नहीं कर रही थी। दे वर सेइंग दैट दे आर लुकिंग आउट टू एक्वायर अ कंपनी, बट रिसेंटली अभी 2 महीने पहले उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है जिसका नाम है Cenexi. Cenexi is a European based CDMO player. So basically इनको मार्केट एक्सेस मिल जा रहा है यूरोप में, बिकॉज यूरोप में इनकी 4 फैसिलिटीज हैं जहां पे USFDA कंप्लायंट फैसिलिटीज हैं और उनके थ्रू दे विल गेट एक्सेस टू 4 बिलियन यूरो जो यूरोपियन मार्केट है और 20 बिलियन यूरो का इंटरनेशनल मार्केट है। सो 20 बिलियन यूरो के मार्केट एक्सेस के लिए दिस एक्विजिशन इज डन रफली 120 मिलियन यूरो डॉलर पे इन्होंने इक्विटी खरीदी है इस स्टॉक में। इट लुक्स लाइक अ वेरी सिनर्जेटिक एक्विजिशन। आई कैन नॉट कमेंट बियॉन्ड इट, बट व्हाट इट लुक्स लाइक दैट दे वांटेड टू हैव एक्सेस टू some European clients, particularly select biologic CDMO contracts उनको चाहिए थे from biotech major because biologics is the new area। वहां पे through acquisition is grow करना is a very legitimate step, is a very logical step. So in order to access to that biologic drugs biosimilar market, the company is going into European side of the things, and साथ ही साथ large cap pharma clientele भी इनके साथ आ जाएंगे because of this acquisition, like Sanofi, AstraZeneca, these are like Bayers, which are like the major big pharma names। उनके साथ इनकी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो being a CDMO इनके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। So I'm not commenting about the price they paid, but it seems that it looks like a genuine case जहां पे ये काफी दिनों से ड्यू डिलिजेंस कर रहे थे and they have gone ahead with the acquisition। जो कैश सरप्लस पड़ा हुआ था वो ओवरहैंग कम होगा, but the stock शेयर होल्डिंग पे जो ओवरहैंग है वो बना हुआ है। This stock looks in limbo for some more time, but at least 2 quarters तक मैं इसे होल्ड करूंगा। I have sold half of my stocks because I was seeing this trouble 3-4 months back। 3 महीने पहले मैंने कुछ स्टॉक सेल कर दिए थे, but still I am holding half of my holding. Percentage wise less than 1% of my stock holding. So I am monitoring it. I'll keep you updated about the stocks, but I think the prices have bottomed out and let's see where it goes from here. I think prices will not fall further because 24 की PE पे भी आ चुका है। अगर हम 1-2 क्वार्टर में ये अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाते हैं, मार्केट में PE जो है PE री रेटिंग भी होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो मे बी नॉट 2023 बट 24 ऑनवर्ड्स अगर री रेटिंग होती है तो दिस स्टॉक्स विल गो बैक टू दोज लेवल्स, तब तक वो अर्निंग मोमेंटम मेंटेन कर पाते हैं। तो सो इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू आर सीइंग रेड इन योर पोर्टफोलियो दैट यू शुड सेल योर स्टेक्स, but you should know what is happening, and I am here to tell you what has exactly happened in Gland Pharma. So if you really want to know about these kind of in-depth research about any stocks, then please subscribe to us. If you like our research, then do share our content on social media. Thanks for watching.